आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज का मुद्दा है क्या, और इसके लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पहले 23 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त, अब 24 के लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार। ये हार कांग्रेस नेतृत्व और संगठन के माथे पर कलंक के टीके की तरह चिपक गई है। तभी तो हार के बाद संगठन ने जिम्मेदारों की तलाश शुरू कर दी है। पहला एक्शन यूथ कांग्रेस में देखने को मिला। युवा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों को हटा दिया है। इसके साथ ही सभी विधानसभा इकाइयों को भंग कर दिया गया है। इसके साथ ही खबर है कि कांग्रेस ने पार्टी से चुनाव के दौरान बगावत कर बीजेपी में गए विधायकों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुआ सर्जरी का दौर। सभी यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हटाए गए। सभी विधानसभा इकाइयां भी हुई भंग। जिन विधानसभा अध्यक्षों ने काम किया उन्हें फिर मिलेगा मौका। बागी विधायकों को लेकर भी पार्टी के सख्त तेवर। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस लेगी बड़ा एक्शन। सदन में कांग्रेस बदलेगी बैठक व्यवस्था। बागी विधायकों को साथ नहीं बिठाएगी कांग्रेस। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने की है बगावत। बागियों ने नहीं दिया है विधायक पद से इस्तीफा। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह का कहना है कि जो काम नहीं करेगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो बागियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हम हर मसले को गंभीरता से ले रहे हैं। जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो कार्य करने वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको आने वाले समय में पुनः स्थान दिया जाए, और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, तथाकथित जो काम करेगा वो जगह पाएगा। तो आज हमारी विधानसभा अध्यक्षों की कमेटी को भंग किया गया है, और आने वाले समय में हमने जो फॉर्मेट रखा है वो एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ। मैं मानता हूं कि पार्टी संगठन के अंदर अमूल समूल परिवर्तन की आवश्यकता है। नए कार्यकर्ता, नए जमीन तक हमें जाना पड़ेगा, जब जाके यहाँ पे कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में रहेगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। कांग्रेस में हार के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। इसको लेकर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। देखिए, वर्षों से कांग्रेस के संगठन के बदलाव सिर्फ एक गुट के द्वारा निपटाने के प्रयासों से अधिक और कुछ नहीं है। ये जितनी भी इकाई भंग की जाती हैं वहाँ पर अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। इसका कांग्रेस के संगठन में कुछ बेहतर हो, ये उद्देश्य कभी भी मैंने देखा नहीं है। कांग्रेस यूथ कांग्रेस की 10 जून को बड़ी बैठक होनी है, जिसमें हर मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूरी कांग्रेस मंथन चिंतन के दौर से गुजर रही है। जल्दी संगठन स्तर पर बड़े फैसले होंगे जो पार्टी के आगे के मिशन को हासिल करने के लिए होंगे। लेकिन फिलहाल पार्टी नकारों पर नकेल कसने और बागियों को बाय बाय करने पर पूरा फोकस कर रही है। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। जी हाँ, और आज का हमारा मुद्दा है नकारों पर नकेल, बागियों को बाय बाय। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब एक्शन में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, और पार्टी ने विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक्शन में दिखाई दे रही है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव की इकाइयों को भंग कर दिया, और साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बागी विधायकों पर भी बड़े एक्शन की तैयारी थी। और इसके पीछे राजनीतिक पंडित कांग्रेस का कोई बड़ा प्लान भी बता रहे हैं, यानी कि क्या कुछ हो सकता है, क्या वाकई कांग्रेस में एक बड़े बदलाव के संकेत है। लेकिन उसके पहले देखिए बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है, उन्हें आप देखिए। बंसल न्यूज का पहला सुलगता सवाल, क्या नाकारों पर नकेल कसकर नेताओं को बड़ा संदेश दे रही है कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या बागियों को बाय बाय का प्लान मानसून सत्र में कारगर होगा? जिस तरह से बाय बाय करने जा रही है, क्या मानसून सत्र में यह प्लान कारगर होगा? और तीसरा सवाल सुलगता हुआ, क्या हार का सिलसिला तोड़ने के लिए संगठन मजबूत करना ही एकमात्र विकल्प है? तो ये 3 सुलगते सवाल है, बड़े सवाल, बड़े अहम, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और जो है बाहर, हम कहें कि दूसरी जो पार्टियां उनके सामने लड़ रही हैं, यानी कि बीजेपी,
उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी विपक्षी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। चलिए इस पर हम चर्चा करने वाले और हमारे आज के मेहमान यानी कि जो आज का पैनल है उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ हैं आशीष शर्मा जी, बीजेपी के विधायक। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष त्रिपाठी जी है। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं तो शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। कांग्रेस में जो कुछ चला अभी तक वो तो आपने बहुत नजदीक से देखा, क्या देर आए दुरुस्त आए इसे कहेंगे? ललित, इसको देर आए दुरुस्त आए कहेंगे कि नहीं, ये तो अभी आगे तय होगा, क्योंकि अभी तो एक्शन शुरू हुआ है। क्योंकि अभी तो कांग्रेस ने शुरुआत की है, पर जिस तरह के नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव में, उस तरह की उम्मीद कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं थी। कांग्रेस ये मान के चल रही, जीतू पटवारी तो लगातार दावा कर रहे थे कि हम 2.5 अंक में सीटें लेकर आएंगे, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बहुत अप्रत्याशित हैं कांग्रेस के लिए। इसलिए संगठन के स्तर पर बदलाव तो देखने को मिलेंगे। अब वो किस लेवल पर कितने बड़े होते हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन खत्म होने के तुरंत बाद जो प्रत्याशियों के साथ पीसीसी चीफ और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, उसमें भी विरोध के स्वर उठे थे। सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाए थे, उसके बाद अजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। तो ये सिलसिला अभी कांग्रेस में और आगे बढ़ेगा सवालों का, और इसके जवाब जीतू पटवारी को और कांग्रेस आला कमान को खोजने ही पड़ेंगे अगर आगे की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि अब 23 और 24 तो वो हार चुके हैं, अब उनको आगे की 28 और 29 की तैयारी करनी होगी, जिसके लिए संगठन को नए सिरे से गढ़ना होगा, नए लोगों को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लाना होगा और उनको एक जिम्मेदारी के दायरे में लाकर उनको आगे का टास्क सौंपना होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये देखिए हर पार्टी, कोई हार हमेशा के लिए तो होती नहीं है। हो सकता है कि उसके बाद 5 साल बाद, हर 5 साल के बाद चुनाव है और निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी जो हारती है वो एक बार जीतती ज़रूर है। और चलिए स्वदेश जी का हम रुख करेंगे। स्वदेश जी, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि बहुत कुछ मंथन कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन उस वक्त अगर बहुत सारे चेंजेस हो जाते, बदलाव हो जाते, तो शायद लोकसभा में आपको परिणाम कुछ और अलग दिखाई देते। देखिए ललित जी, मैं समझू कोई राजनीतिक दल हो या देश हो, युवा देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। किसी दल में भी समझ सकते हैं आप, चाहे वो देश के बारे में सोचो। और युवक कांग्रेस से निकला हुआ मैं भी हूँ। मैं जिलाध्यक्ष था यूथ कांग्रेस भिंड का। तो मेरे ज़माने में 1 बूथ 10 यूथ का फार्मूला जब आदेश मिलता था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से, तो हम उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाते थे। अभी भी तकरीबन कोशिश तो पूरी हुई है कि 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर काम किया जाए, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी भंग की है प्रदेश कांग्रेस युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने, मैं समझता हूँ उनसे एक सर्जरी है। जो लोग निष्क्रिय रहे या किसी प्रभाव में, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 400 पार का नारा सुना और सोचा अरे अब कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के नकारा लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना बहुत आवश्यक है। और इस फार्मूले पर यूथ कांग्रेस काम करेगी कि आने वाले अब जो भी चुनाव होंगे तो ये सवाल पैदा नहीं हो पाएंगे कि युवाओं ने क्या किया। युवा वो करके दिखाएंगे जो स्वर्गीय राजीव गांधी के टाइम पे यूथ कांग्रेस किया करती थी। आज राहुल गांधी जी का वक्त है। राहुल गांधी जी के टाइम पे भी आप देखेंगे, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, युवा रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे और पार्टी के ढांचे को एकदम सतर्क करके खड़ा करके रखेंगे, ताकि इस तरह के परिणाम आने की संभावना बिल्कुल ना बने। मैं समझता हूँ अब विधायकों की बात करेंगे। जिन विधायकों ने मैं समझता हूँ पार्टी के साथ गद्दारी की या पार्टी से दूर हुए, अलग हुए और विपक्षियों का प्रचार भी किया, उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, भले ही वो कहते रहे कि हमने पट्टा डाल दिया दोस्ती के नाते। तो दोस्ती तो हमारी, और अभी अब यहाँ बैठे हैं भाजपा के विधायक आशीष शर्मा जी, बहुत अच्छी दोस्ती, क्या भैयाबंदी है, लेकिन इनकी विचारधारा अपनी होती है। इनके राजनीतिक दल में क्या ये थोड़ी पट्टा मुझे पहना देंगे भाजपा का या मैं इनको पहना दूंगा। कुल मिला के ये सब तर्कों से कोई काम चलने वाला नहीं है। पार्टी नेतृत्व मध्य प्रदेश का बहुत सख्त है और ये उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम किसी भी नकारा व्यक्ति को पार्टी में नाम मात्र के लिए लेटर पैड छपवाने के लिए पदाधिकारी नहीं बनाएंगे। जो ज़मीन पर काम करेगा, जो अपने मिले गए टास्क को पूरा करेगा, निश्चित रूप से वही पद पर रहेगा। बाकी घर बैठने वाले लोगों को घर ही बिठाने का काम कांग्रेस करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो काम ही नहीं कर रहा है, पार्टी के लिए किसी काम का नहीं है, तो फिर उसको पार्टी में रखने का मतलब क्या। लेकिन सवाल ये भी है, सवाल बड़ा ये भी कि आशीष जी, ये कहा गया कि बागी तो तब बने ना जब आपने उनको अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित किया। जब आपने उनको अपनी पार्टी की तरफ लिया, कांग्रेस में भगदड़ मच गई
और कांग्रेस को अब ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। आगे भी क्या इसी तरह का कोई प्लान है, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस ने चेंजेस किए है, या फिर वो संकेत दे रही है? देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के संगठन में एक मूलभूत अंतर है। कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति संगठन के दायित्व देते हैं और जो पदाधिकारी बनते हैं उनकी निष्ठा किसी व्यक्ति के प्रति होती है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता पार्टी के प्रति कितना निष्ठावान है। उसकी व्यक्तिगत निष्ठा किसी भी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, लेकिन उसे दायित्व देते समय संगठन के प्रति उसकी दृढ़ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जहाँ तक बात कांग्रेस की है, तो आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश वो उदाहरण है कांग्रेस के लिए जहाँ पर उनकी बनी हुई सरकार में से बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक अपने पदों से इस्तीफा देकर भाजपा की में शामिल हुए, पुनः भाजपा के चिन्ह पर चुनाव लड़े और सरकार बनाई। इस लोकसभा के चुनाव के पहले भी 1000 से अधिक कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिले के हैं, प्रदेश के हैं, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। वो लोग जो हमारे बड़े नेता के सामने चुनाव लड़े थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यानी कितना बड़ा मन करके भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको अपने पार्टी की सदस्यता दी। उन सब ने भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करता है वो अपने भविष्य के प्रति भी आशान्वित रहना चाहता है। इसलिए जहाँ उसे अनुकूल वातावरण मिलता है, जहाँ उसे लगता है कि ये सबकी बात या सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, वहाँ पर वो अपना काम करना पसंद करता है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में लहर है, हमने पुनः तीसरी बार सरकार बनाई है, इस कारण से लोगों के मन में इस बात का विश्वास है कि यही वो पार्टी है जिसके सहारे हम अपने राजनीतिक कैरियर को ऊंचाइयां दे सकते हैं, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर भाजपा ने काम किया, उस कारण भी जो राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोग हैं वो अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। रही बात कांग्रेस की, चूंकि हमारा विपक्षी राजनीतिक दल है, वो किस पद्धति से काम करते हैं उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व वर्तमान में है, पहले भी प्रदेश में जो नेतृत्व रहा, व्यक्ति तभी टिक पाता है जब उसे नेतृत्व पर भरोसा हो, उसे लगता है कि नेतृत्व हमारे लिए लड़ने वाला है। और जहां उसे लगता है कि नेतृत्व में वो दम नहीं है, तो वो पार्टी छोड़ने में या काम से मुंह चुराने में देर नहीं करता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, कांग्रेस अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है और आने वाले चुनाव में भी, आने वाले अभी तो कोई चुनाव है नहीं लगभग 4 वर्षों तक, लेकिन कांग्रेस संगठन की स्थिति इससे और बदतर होने वाली है, ऐसा मैं मानता हूँ। मनीष जी, देखिए एक सवाल ये भी जहन में उठता है कि कोई कार्यकर्ता, कोई बड़ा नेता किसी पार्टी के लिए अगर वो नाकारा है या फिर वो उस पार्टी के लिए बागी है, वो दूसरी पार्टी के लिए निष्ठावान कैसे हो सकता है? जिसने अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया वो दूसरी पार्टी का साथ कैसे देगा? क्योंकि एक बड़ा सवाल है, ये दूसरी पार्टी के लिए भी जहन में रखने वाला सवाल है। ललित, इसमें दूसरी पार्टी के लिए कितने काम का है तो वो पार्टी तय करेगी, पर मुझे लगता है काम से ज्यादा जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेता को ले रही होती है तो उसका बैकग्राउंड तो चेक करती है, उसके साथ उसकी नज़र ये रहती कि इस हमले के जरिए वो सामने वाली पार्टी को कितना मोरली डाउन कर सकती है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका होता है। कई बार बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अब आप देखेंगे कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनको अभी तक कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका या बहुत बड़ा काम नहीं मिला है अभी तक, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी की तरफ से दावा है कि जब उनका अभी ये लोकसभा के टाइम अभियान चला, जिसको नरोत्तम मिश्रा जी जिसको हेड कर रहे थे, तो करीब 4 लाख से ज़्यादा का दावा किया गया कि 4 लाख से ज़्यादा नेताओं ने दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति होती है। और कौन कितने काम का है, अगर 200-400 लोग 4 लाख में से काम के निकलते हैं, जिनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो आगे बढ़ते हैं, बाकी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि सब लोग तो आगे निकलते नहीं है, कुछ लोग जो नाम कमाते हैं और वो फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा उदाहरण है, बीजेपी में वो भी एक बड़े नेता के तौर पर आप जाने जा रहे हैं। स्वदेश जी, मैं देखिए आपका रुख करूंगा और आपसे ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हमने देखा कि आपके जो बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा, वो भी तक कहते रहे कि आप कड़े निर्णय लीजिए, कठोर निर्णय लीजिए, किसी की परवाह मत कीजिएगा, तो पर पार्टी मजबूत होती है, संगठन के प्रति निष्ठा बढ़ती है। उस वक्त उनकी बात मानी नहीं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर से जो दूसरे नेता हैं वो शायद इन तमाम बातों को सपोर्ट नहीं करते हैं, सख्त एक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं? क्या इस तरह की चीजें आई इसके पहले भी?
देखिए ललित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से कायम है। छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, अपनी बात कह सकता है वो। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका संगठन मजबूत है। मैंने पहले भी स्वीकार किया, आज भी स्वीकार करता हूँ। इनसे चुनाव होता है तो प्रत्याशी से कम संगठन से ज़्यादा होता है। तो हमने संगठन को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत करने की कोशिश की, मजबूत हुआ भी। लेकिन जो जैसा कि मनीष जी ने बताया अभी, भारतीय जनता पार्टी ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो ये माहौल बनाया कि भाई दूसरी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं लोग। दूसरी बार मतलब यहाँ तक उन्होंने कोशिश की कि जो नैरेटिव एक सेट किया था अब की बार 400 पार, और ये भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को पता था कि उनकी सीटें 220-230 के बीच में आ रही हैं। मैं समझता हूँ अच्छे से पता था। बावजूद इसके उनने जो उनके खुद के मीडिया चैनल्स हैं, उनके सहयोगियों के, उन मीडिया चैनल्स में जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें भी 400 के पार दिखा दिया। जिससे क्या हुआ, आज शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ लोगों का पैसा चला गया। लेकिन जो कमा के भागे हैं, अब ये जांच का विषय, इसीलिए राहुल गांधी जी ने एक जेपीसी की मांग करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जेपीसी इसकी जांच करे कि आखिर उनका और भारतीय जनता पार्टी का। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मुंह से कहा कि आप शेयर खरीदिए, गृह मंत्री जी ने कहा, वित्त मंत्री जी ने कहा, तो मतलब आपका यह कनेक्शन क्या है उनसे, इसकी जाँच होनी चाहिए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाती है वो अंत तक फैलाती है, वो हारती नहीं है, फैलाती जाती है। जो इसका शिकार हुए उनकी मैं आता हूँ। मैं समझता हूँ जब 2023 का विधानसभा चुनाव था उस समय भी तकरीबन 46-47 पूर्व विधायक और विधायकों ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी। पूर्व मंत्री भी शामिल थे उसमें, और उनकी संख्या तकरीबन 17-18 हज़ार थी। लेकिन परिणाम तो उसके बिल्कुल विपरीत आए, असर नहीं पड़ पाया। कुल मिलाकर के ये राजनीतिक दल इस तरह का कर जरूर लें, लेकिन राजनीति होती विचारधारा से। जैसे मेरी विचारधारा है, स्वर्गीय राजीव गांधी के सामने मैंने 1984 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। क्या मुझे प्रलोभन नहीं दिए गए होंगे? क्या मेरे पास बड़े नेताओं के फोन नहीं आए होंगे जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है? बिल्कुल आए होंगे। लेकिन विचारधारा एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा पर आप चल रहे हैं। जैसे इन्होंने धर्म का सहारा लेते हैं, मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ, ब्राह्मण हूँ जाति से, लेकिन धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते कभी भी। और उसका जवाब अयोध्या की सीट हारने के बाद भाजपा को जनता ने भी दे दिया। प्रभु राम ने भी उनको आशीर्वाद नहीं दिया कि आप हम पर राजनीति कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, हम अपने घर से तुमको हरा के भेजेंगे। कुल मिला के अब कांग्रेस की जो स्थिति है, निश्चित रूप से ये 5 साल आने वाले हैं, बीच में कुछ उपचुनाव भी आएंगे, वो छोटे से चुनाव है, कोई खास बात नहीं है, आराम से उनको फाइट करेंगे। लेकिन 5 साल बाद जो चुनाव आएंगे तो माननीय जीतू पटवारी जी एक ऐसी शख्सियत का नाम है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो, और आज वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में मैं समझता हूँ इतने डायनेमिक पर्सन है वो कि चाहे वो साइकिल से चलना पड़े तो चलेंगे, पैदल चलना पड़े तो चलेंगे, गांव जाना पड़े तो जाएंगे, किसी के घर जाना है तो जाएंगे। वो कभी रुकने वाले व्यक्ति नहीं है। तो वो कांग्रेस के संगठन को 2-4 नेताओं ने बहुत मेहनत की है, तो निश्चित तौर पर दिखाई दिया। राहुल गांधी की ने जो मेहनत की वो दिखाई दिया धरातल पर, दूसरे नेताओं ने भी। लेकिन जो कहते हैं ना कि एक कैडर होता है, संगठन पूरा मजबूत होता है तो उसका प्रतिफल दिखाई देता है, जो कि हम परिणामों में देखते हैं। मेरा आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगा। आशीष जी, देखिए, बड़ी बात है कि जो भी आपके पार्टी में आए हैं उनकी मूल विचारधारा तो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको कैसे बदलेंगे? ये तो ठीक है, समय को देखते हुए आपने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। आने वाले समय में तो ये भी लोग कहते हैं कि अब उनको क्या जिम्मेदारी आप देंगे, किस तरह से एडजस्ट करेंगे? अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता आपके नाराज होते हुए दिखाई दिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति सिल पर होत निशान। जब एक परिवार भाव के साथ हम किसी राजनीतिक संगठन में काम करते हैं, तब उसके साथ हमारा जो तादात्म्य स्थापित होता है वही हमें एक अच्छा कार्यकर्ता बनाता है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से पूरी तरह न सिर्फ वाकिफ़ हैं, बल्कि एक अच्छे नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा एक परिवार भाव के साथ काम करने का जो भाव है वही कार्यकर्ता को प्रशिक्षित भी करता है, वही कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़े भी रखता है। इसलिए कोई किसी भी विचारधारा से आए, किसी भी अन्य राजनीतिक दल से आए, मैं ऐसा मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में उसे काम करने में दिक्कत नहीं है। हम देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं, हमारे लिए भारत माता सर्वोपरि है, और कहीं न कहीं इस देश का जो प्राचीन गौरवमय इतिहास है उसको वही गौरव दिलाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए जो इस माटी से जुड़ा है, जो इस देश को अपनी माँ मानता है, वो व्यक्ति हमारे साथ काम करने में बिल्कुल भी संकोच का अनुभव नहीं करता, बल्कि गर्व का अनुभव करता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का प्रयोग जो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ,
आज पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता विपक्षी दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और इस कारण हमारा परिवार बड़ा है। इतने बड़े परिवार को तभी संभाला जा सकता है जब सबकी आवाज़ एक हो, जब सबका मन एक हो। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी पार्टी में इस बात को प्रमुखता से लिया जाता है कि हम सब एक स्वर में, एक लाइन पर और एक उद्देश्य के लिए काम करें। नहीं, तो ये सवाल ये उठेगा क्योंकि देखिए आपने उनको अपने पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन कितने दिनों तक आप पार्टी में उनको संभाल कर रख पाते, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये तो आने वाले समय में किस तरह से आपका मैनेजमेंट रहेगा, संगठन किस तरह से उनको लेकर चलता है, इस पर डिपेंड करेगा। खैर मनीष जी का मैं रुख करूंगा। मनीष जी देखिए, सर्जरी की ज़रूरत तो हर किसी को होती है। जहां कहीं इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है उसको ठीक करना, साफ करना बेहद ज़रूरी है। सवाल ये भी है कि एक पार्टी के अंदर जब सर्जरी की जाती है जिसमें बहुत निराशा भरा वातावरण होता है, खासकर कांग्रेस का, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इस बार 29 की 29 सीटें उनको नहीं मिली है। तो ऐसे में कौन नकारा है, कौन बागी तो हमको चलो दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया या फिर छोड़ने की स्थिति में थे वो बागी हुए, लेकिन जो नाकारा निष्क्रिय है उनको कैसे पहचाना जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। और उन पर अगर कार्रवाई होती है तो क्या अंदर असंतोष उत्पन्न होगा, उसको ठीक कैसे करेगी कांग्रेस? ललित, मुझे लगता है कि कौन नाकारा, इसका जवाब तो कांग्रेस के पास है। सुदेश जी ने कुछ इशारों में उसकी बात भी कही है, पर जो आप पूछ रहे हैं उसमें यही है कि नाकारा की पहचान तो कांग्रेस पार्टी को नीचे से अपना फीडबैक लेके करनी पड़ेगी और वो फीडबैक उनके पास आ भी रहा है और उसी के बीच में विरोध के स्वर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच मेरा सुदेश जी से एक सवाल है। उन्होंने अभी आंतरिक लोकतंत्र की बात कही जवाब देते हुए, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह से नेता मीडिया के सामने आके भाई आंतरिक लोकतंत्र है तो आप पार्टी फोरम पर बात नहीं रखते, आप खुले में आकर मीडिया के सामने ये आंतरिक लोकतंत्र थोड़ा होता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। कुछ जगह मीडिया में आके इस तरह की बात हो जाती, मैं समझता हूँ हर बड़े नेता को मीडिया से बचना चाहिए और सही प्लेटफॉर्म पर बात रखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम भी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन हमको पता है कि एक प्लेटफॉर्म पार्टी का होता है, उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखें बिल्कुल। और आगे से निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जीतू पटवारी जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं और इतने अनुशासन प्रिय हैं और कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानते हैं। और उनकी जो मेहनत होगी निश्चित रूप से ऐसी ज़बरदस्त मेहनत होगी इन 5 सालों में कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इतिहास रचने की स्थिति में आ जाएगी। एक आखिरी कमेंट मैं आशीष जी से भी लेना चाहूँगा। देखिए आशीष जी, क्या आपको भी देखिए हारने के बाद तो ज़रूरत महसूस होती है सर्जरी की, लेकिन आपको लगता है जीत के बाद भी कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता ऐसे हैं जो अपेक्षाकृत जैसे कि आप चाहते थे वैसे कार्य नहीं कर पाए? क्या आपके अंदर, पार्टी के अंदर भी समीक्षा होगी या संगठन में कोई बदलाव हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो इतिहास रची दिया है विफलता का। सबसे बड़ा 29 की 29 सीटें आज हमारे पास हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी संगठन, प्रत्येक चुनाव के उपरांत मंथन करता है, विचार करता है, हम क्यों जीते, हम असफल रहे तो क्यों असफल रहे, और इन सब बातों से सबक लेकर नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर, योग्य कार्यकर्ताओं को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन अपना काम करता ही है। हमने मंडलों में भी 40 वर्ष की आयु के अध्यक्षों की नियुक्ति की है, युवा लोगों की नियुक्ति की है। इसलिए परिवार भाव के साथ निरंतर अच्छे लोगों को लेकर आना, उन्हें जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर कहें कि स्वस्थ राजनीति की, तो स्वस्थ राजनीति के लिए बेहद ज़रूरी है कि पार्टी का आंतरिक एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें लोग अपने सवालात रख सकें और उनका निराकरण भी वहाँ पर हो सके। और ये ज़रूरी है, अगर कोई पार्टी के बाहर जाता है या पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देता है तो निश्चित तौर पर उन पर कड़ा एक्शन भी लेना होता है। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखना भी ज़रूरी है और उन पर कड़ा एक्शन, अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की सर्जरी अगर देखी जाएगी तो उसका परिणाम क्या होता है। हो सकता है, क्योंकि हार हमेशा के लिए नहीं होती है, कहा जाता है राजनीति में 6 साल बाद या 5 साल बाद फिर से एक बार चुनाव और उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त कर सकती है। बहरहाल देखिए, ये तो चलता रहेगा, ये राजनीति है और राजनीति में तमाम चीज़ें हर पार्टी के अंदर होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस में बवाल, टिकट पर सब।